नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो एडवांस वैदिक पार्ट 1 है। बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एडवांस वैदिक। देखिए, मैं उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको। देखिए, मैं पिछले 24 साल से एक कंसल्टेंट हूँ। मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है कंसल्टेंसी का। पढ़ाना मैंने 3 साल से शुरू किया है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो मैं अपनी क्लास के अंदर जो है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। जब मेरा रिदम बनता है मैं आउट ऑफ द वे जाके भी टेक्निक शेयर कर देता हूँ। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको लिमिटेड ही पढ़ाना है। ये तरीका गलत है। अगर शब्द मेरे गले पर आ गए तो वो प्रकट होंगे। सीधा सा नियम ये है। मैं किसी को म्यूट नहीं करता और किसी कोई भी मेरे को बीच में टोक करके पूछ सकता है। ये मैं पूरा राइट देता हूँ सामने वाले को। क्योंकि वो मेरे प्रति श्रद्धा लेकर के आया, विश्वास लेकर आया। पहले मैं 35 कोर्सेज़ पढ़ाता था, आजकल मैं सिर्फ 30 कोर्स फाइनल किए जिनको मैं पढ़ाता हूँ। ओनली 30 कोर्सेज़। तो आते रहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये कोर्स दोबारा कब आएगा? भई मुझे नहीं पता, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। जब कोर्स ही 30 हैं, इसकी बारी कब आएगी? भई मिनिमम 5 क्लास का तो एक कोर्स होता ही है, कुछ कोर्सेज़ 10 क्लासेस के भी हैं। तो इसलिए वो टाइम फैक्टर ज़रूर लगता है और मेरा जो धर्म है बढ़िया देने का, वो मैं देने का प्रयास करता हूँ। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिले क्लास के अंदर, ये चीज़ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी कुंडली खोल कर के बैठिए और जो मैं बता रहा हूँ उस टेक्नीक को आप खुद चेक करिए ना अपने से, क्या दिक्कत है? आप उस टेक्नीक को खुद चेक करिए कितना वर्क कर रही है वो टेक्नीक। मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कोई भी मेरे से क्वेरी पूछे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कैमरा ऑन करना कंपल्सरी है। अभी आप चाहे बंद रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आपको जिस समय पूछना है कैमरे पे पूछिए, अदरवाइज़ आई हैव टू से सॉरी। जिनका कैमरा ऑफ है मेरे को उत्तर देने के लिए मजबूर ना करें और ना वो माइंड करें। नाउ उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहूँगा और ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली लेकर के बैठिए। जो भी टेक्नीक मैं बताने जा रहा हूँ, उसको लगा कर के देखिए वो कितना वर्क करती है। मैं प्रयास यही करता हूँ, वही टेक्नीक पढ़ाने का प्रयास करता हूँ जो वर्क करती हैं। जिन पर मुझे संशय होता है मैं क्लास में ही बोल देता हूँ। ये अभी रिसर्च का विषय है। क्योंकि मैंने बताया ना मैं 24 साल से एक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। मैं टीचर नहीं कहता अपने आप को। कंसल्टेंसी में भी मैं स्टूडेंट कहता हूँ। और मैं एक और अच्छी बात बताना चाहूँगा आप सबको प्राउडली। मेरे एक स्टूडेंट है मिस्टर एपी कुमार, ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर, ही इज़ एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरे से ज़्यादा कंसल्टेंसी वो चार्ज करते हैं। आई प्राउड ऑन मिस्टर एपी कुमार, a very dedicated personality. He has done more than 34 courses with me. लेकिन आज तो मैं सिर्फ 30 ही पढ़ाता हूँ। अब नहीं पढ़ाता 35 कोर्स, 5 उड़ा दिए मैंने। तो इसलिए वो चीज़ है। अब मैं पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, कोर्स के बारे में मैं भूल जाता हूँ कई बारी बताना। कुछ लोग फिर बाद में मेरे से व्हाट्सएप पर पूछते हैं। ये कोर्स मंडे को स्टार्ट होगा। इसका टाइमिंग रहेगा 8 टू 9 पीएम डेली। 10 क्लासेस रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 क्लासेस। और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, 10 क्लासेस का कोर्स है। इसका आपको रिकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम मिलेगा आपको। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है। और फी मैंने बड़ी नॉमिनल रखी है। फी मैंने रखा है 3711 ओनली फॉर द 10 क्लासेस। बात कुछ लोग पैसे से ज्ञान को तोलते हैं। ज्ञान कभी भी पैसे से तोला नहीं जाता। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरे को रिकॉर्डिंग वाली वीडियो चाहिए, डिस्काउंट क्या है? भैया कहीं और से लीजिए, डिस्काउंट की वीडियो चाहिए। मैं प्रोडक्ट सेलर नहीं हूँ, आई एम अ टीचर। मेरा सिंपल सी थ्योरी है कि आप आते ना क्लास में, मैंने क्या मना किया? आप आइए क्लास में जब कभी शुरू होगा, लेकिन मैं प्रोडक्ट सेलर नहीं हूँ। अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से टेक्निक को लगाइएगा। कोई भी आपका लगन है, लगन एंड लगनेश को सबसे पहले फोकस करते हैं। ये एडवांस पार्ट है। इससे पहले मेरे 3 बेसिक पार्ट हैं वैदिक के। वैदिक लेवल 1, वैदिक लेवल 2, वैदिक लेवल 3, वैदिक लेवल 4, सॉरी 4 पार्ट हैं।
वैदिक लेवल 1 2 3 4, ये बेसिक के 4 पार्ट हैं। बहुत उसमें एडवांस ही पढ़ाता हूँ, बेसिक तो खैर नहीं पढ़ाता उसमें भी मैं, पर ये कुछ एक्सट्रीमली एडवांस है, समझ से परे वाली चीजें हैं। जब आप क्लास में आएंगे तब जान पाएंगे कितनी जबरदस्त टेक्निक आपने पढ़ी है। अब आते हैं लगन और लग्नेश को समझने का प्रयास करिए। लगन क्या है? जिससे आपका व्यक्तित्व बना, आप इस दुनिया में आए। द लॉर्ड ऑफ लग्नेश यानी लगन का स्वामी, वो इस कुंडली का बादशाह है, किंग है। उस पर फोकस करो, वो कहां बैठा है। अगर आपका लगन का स्वामी जिस भी भाव में बैठा, उस भाव को बलि कर देगा वो। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आप देखिए आपका लग्नेश कहां बैठा है। अब जैसे मेरा लग्नेश तीसरे घर में बैठा है, तो मेरे थर्ड हाउस को उसने बलि कर दिया। थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस क्या है? जूम। जूम भी तो है ना, आप जूम पर है, उसको बलि कर दिया। आपका छठा घर में अगर बैठा है, तो आपको शत्रुओं से परेशानी आ सकती है, क्योंकि उसने शत्रु भाव को बलि कर दिया, उसने रोग के भाव को बलि कर दिया। बात समझ में आया? लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में लगने छठे घर में है, बाई चांस वो एडवोकेट है, बाई चांस वो डॉक्टर है, समझ में आ रहा है, या बाई चांस वो सर्विस प्रोवाइडर है, तो भाई साहब सोने पर सुहागा हो गया। उसे यही तो चाहिए, उसको उपाय करने की जरूरत नहीं है। बाय नेचर वो रेमेडी हो चुकी है, क्योंकि वो भाव बली हो चुका है। उसको खाम खाम उपाय करके और क्यों नाच पीट रहे हो भैया? लोगों को पता ही नहीं होता, उपाय करने पर ज्यादा शौक होता है। आगे चलें। अब लग्नेश किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है। जैसे मेष लगन है तो अष्टम भाव का भी स्वामी हो सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो उसके भी दोष आएंगे, ये मत सोचना नहीं आएंगे, आएंगे उसके दोष भी। एक सेकेंड। हाँ, हाँ, आगे चलते हैं। अगर लगने 6 8 12 में बैठ जाए, पहला पॉइंट, लगने 6 8 12 में बैठ जाए तो लगन कमजोर होगा। कौन कमजोर होगा? लगन। लगन का मतलब फर्स्ट हाउस कमजोर होगा। किसी भी भाव का स्वामी 6 8 12 में बैठ जाए तो वो भाव कमजोर हो जाता है, सीधा सा नियम है। किसी भी भाव का स्वामी 6 8 12 में बैठ जाए तो भाव का स्वामी कमजोर हो जाएगा। अब इसमें भी एक छोटा सा चैप्टर रहेगा वक्री ग्रह का, जो मैंने 7 से 8 अभी क्लास ली थी वक्री ग्रह पर। इसमें भी एक छोटा सा चैप्टर है, पर खास बात देखिएगा, दोनों में अलग अलग चैप्टर रहेगा वक्री का। जो इसमें वक्री पढ़ाऊंगा वो उसमें नहीं होगा, जो उसमें पढ़ाऊंगा वो इसमें नहीं होगा। वैरायटी होनी चाहिए आपके पास जबरदस्त। मेरे पास तो 2 डायरियां लिखी हैं वक्री ग्रह, पढ़ाने लगूं तो 3 महीने में खत्म होता। इतना नो वन इंटरेस्टेड, टू दी पॉइंट सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ाने किए हैं। वक्री ग्रह का मतलब है कोई भी ग्रह आपका वक्री है, यू आर कैरिंग द डेट्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। सपोज समवन हैविंग फोर्थ हाउस में किसी का कोई वक्री ग्रह बैठा है। आप एक काम करो, श्री राम जी की कुंडली खोल लो। उच्च के शनि वक्री होकर के चतुर्भाव में बैठे थे। भाई साहब ऐसा जातक को घर में बैठने नहीं देगा वक्री ग्रह, कोई भी हो। फिलहाल तो मैंने एग्जांपल दिया। शनि चतुर्भाव में भगवान श्री राम जी के वक्री थे, घर पे नहीं बैठने दिया, जीवन तहस नहस कर दिया। बात समझ में आया? कोई भी वक्री ग्रह फोर्थ हाउस में है तो टिकने नहीं देगा। बात को आप समझिए। अच्छा, वक्री ग्रह के 3 नाम होते हैं। वक्री ग्रह के 3 नाम होते हैं, देखिए मैं यहीं पर ही बताता हूं। पहला, कोई भी ग्रह वक्री है। अब सूर्य से सप्तम में बैठा ग्रह उसको बोलते हैं अति वक्री। फिर तीसरा नाम आता है कुटिल वक्री। कुटिल वक्री क्या करेगा, उसका भी अपना रोल है, क्लास में समझा दूंगा कुटिल वक्री। ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये कहा कि मंगल वक्री है। सदैव याद रखें, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह जो है कहलाता है, अ प्लेनेट ऑफ फायरी एलिमेंट, इजंट इट? अब वो वक्री हुआ तो इसमें 2 बातें होंगी, बड़े ध्यान से सीखना, क्योंकि इसकी एक राशि तो अग्नि तत्व की है मंगल की।
और दूसरी राशि अग्नि प्लस पृथ्वी तत्व दोनों जुड़े हुए हैं। जो वृश्चिक राशि है वो जल प्लस पृथ्वी तत्व थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो या तो उस बंदे में, नेटिव में, जिसकी कुंडली में मंगल वक्री है, तो या तो उसकी एनर्जी एक्सट्रीम हो जाएगी या एनर्जी लो कर देगा। बात क्लियर? दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि मंगल वक्री है, मंगल सिबलिंग का कारक है, तो छोटे भाई बहन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या उसमें गड़बड़ आएगी। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, कीप इट इन माइंड। वहां पे भी लोचा कर देगा वो। समझ में आ रहा है? बिकॉज यू आर कैरिंग द प्रीवियस डेट्स ना, तो वो भी दिक्कत वाली बात आती है। तो इस तरीके से हमने करना है। अब मान लो कोई ये कह दे कि मेरा लगना लॉर्ड ही बकरी है। जैसे मेरा लगना लॉर्ड बकरी है, मैं बता रहा हूं आपको, तो जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा ना, वो मेरा ट्रीटमेंट करेगा, मुझे आराम नहीं आएगा। जैसे ही मैं डॉक्टर बदलूंगा मुझे आराम आ जाएगा। अगर आपका लग्नेश बकरी है, डॉक्टर बदलना कंपलसरी है। इसी कॉन्सेप्ट को आप प्रश्न कुंडली में लगा लो, मैंने कहा मना किया? द सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड इन द प्रश्न कुंडली। कोई आपके पास बीमार आया प्रश्न कुंडली के अंदर, और वो ये कह रहा है कि साहब मैं बीमार हूं, तो आपको प्रश्न कुंडली का लग्नेश बकरी दिख गया, तो इसका भाव अर्थ ये है कि आप उसको बोलिए भाई साहब डॉक्टर बदलिए। सिंपल। इसमें क्या दिक्कत है? इजी वे है और इजी टेक्निक है। हमें टेक्निक को फॉलो करना है। पता है हम ज्योतिष क्यों नहीं सीख पाते? साला 90% तो फोकस अपनी कुंडली पर होता है। जब मैं टेक्निक पढ़ा रहा हूं, उस टेक्निक को फॉलो करते हुए कुंडली पे लगाइए, ना कि कुंडली को रूल पर फॉलो करवाइए। उल्टा करते हैं सब लोग, तभी तो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते। रूल को फॉलो करें, कुंडली पर लगाएं, ना कि कुंडली को रूल के अनुसार चलाना कर दें। ऐसे करेंगे गड़बड़ कर देंगे आप। आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी का बुध वक्री है। बुध किस चीज का कारक है? वाणी का। वाणी में गड़बड़ करा देगा। समझ रहे हैं? बुध एजुकेशन का है तो वहां पे भी गड़बड़ करा देगा। बुध फ्रेंड सर्कल है, बुध मामा जी है, वहां गड़बड़ करा देगा वो। तो जहां जो ग्रह के कारक तत्व हैं वो कर देगा। अब मैं एक एग्जांपल दे दूं। मान लो किसी का बुध सेकंड हाउस में बकरी बैठा है। भाई साहब उसको खर्चा करने की सेंस ही नहीं है। बुरा ना माने कोई अगर किसी का, प्लीज। वो अनाप शनाप खर्चे कर देगा। उसके हाथ में पैसा दो ही मत। उसको यही नहीं पता कि कल मुझे बेटे की फीस देनी है या कोई किराया देना है। उसने उठा के अंट शंट खर्चे कर देने, और जब कल उसे पता लगेगा मैंने ये खर्चा करना है, सिर पकड़ लेगा। सो सेकंड हाउस में बुध वक्री है। सेकंड हाउस क्यों मैंने कहा? सेकंड हाउस आपका सेविंग है बाबा। तो सेविंग से उल्टा हुआ ना, खर्चा कर दिया उसने। वक्री ही रहे ना, तो उल्टा कर देगा। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति वक्री है। कोई बुरा ना माने, जब भी कोई आता है ना मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए, मैं उसे कहता हूं भैया क्यों अपनी अगली योनि खराब कर रहे हो? सर्प की योनि में जाओगे। अब आप सोचोगे जी ये सर्प की योनि क्यों कह दी? बृहस्पति वक्री है। क्योंकि ऐसे आदमी का चिंतन पैसे में है, क्योंकि जुपिटर इज द कारका फॉर द मनी। अब बात समझ में आया? धन का कारक है बृहस्पति। अगर वो आदमी ज्यादा धन पर चिंतन करेगा तो उसने क्या करना है? अगले जन्म की तैयारी कर ली उसने। बात समझ में आ रहा है मेरा या नहीं आया? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। वक्री ग्रह देखिए कौन सा वक्री है। अब शुक्र वक्री है। अब ये ऐसे समझते हैं शुक्र वक्री है, मेल का चार्ट है। मेल का अगर चार्ट है, शुक्र वक्री है, सीधी सी बात है, उसकी मम्मी आके आपसे पूछ रही है, मान लो प्रश्न कुंडली है, रूल वही लगेगा। मैं देखो गाइड कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं क्लास में रिदम बन जाता है, मैं एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें पढ़ा जाता हूँ। मम्मी ने आगे पूछा, चाहे प्रश्न कुंडली बना लो चाहे लगन कुंडली है, शुक्र वक्री है, बच्चे की जी शादी नहीं हो रही। भैया शादी नहीं हो रही, बच्चा शादी करने में देरी कर रहा है, क्योंकि उसका शुक्र वक्री है ना, वो डिले कर रहा है बाय हिमसेल्फ। बात समझ में आई? कैसे मीनिंग बदल गया? चाहे आप प्रश्न कुंडली से लगा लो चाहे आप न्यूटन चार्ट से लगा लो, उत्तर तो एक ही आएगा। रूल थोड़े अलग हैं। अब उत्तर कालामृत में ये लिखा है नीच के वक्री ग्रह उच्च का फल देते हैं। भैया देते कैसे हैं वो क्लास में बताऊंगा। उत्तरा मैं बुक बता रहा हूँ, आपको पढ़नी हो वहां पढ़ लो, मुझे क्या वो आपत्ति थोड़ी है। पर समझना पड़ेगा ना, वहां तो श्लोक लिखा होगा, उसका हिंदी अनुवाद लिखा होगा। यहाँ तो आपको डीप में समझाया जाएगा ना।
तो ये चीज है। अब क्या होता है एक और, अब मैं उच्च और नीच के ग्रह बताऊंगा क्लास के अंदर। वैसे उच्च के ग्रह होते होते नहीं है, पहले बता रहा हूँ, क्लास में सिखा दूंगा, उच्च के ग्रह होते ही नहीं है। कह रहे नहीं हो, नीच के ग्रह वक्री हैं। ओ सॉरी, नीच, कोई भी ग्रह नीच का है तो याद रखिए आदमी में ईगो नहीं है। उच्च का ग्रह ईगो देगा। आप चेक कर लो, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का है, उस ग्रह के कारक तत्व की ईगो बाय नेचर आप में होगी। अब मान लीजिए, अब लोग पता क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, प्रैक्टिकली यही पता सिखाता हूं आपको। मान लो कोई कह रहा है जी मेरा सेवंथ लॉर्ड नीच का है, शादी में देरी है वेरी है वो अलग पॉइंट है, हो गया, समझ आ गया। परंतु वही भगवान ने तेरा भला करा है, सेवंथ लॉर्ड नीच का है, यानी जो तुम्हारा स्पाउस या जो पार्टनर आएगा उसमें ईगो ही नहीं है, क्योंकि सेवंथ आपका ओपोनेंट है ना, उसमें ईगो नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? तो मीनिंग क्या है, अब हर एक चीज को समझना होता है और उसको देखना होता है। आगे चलते हैं, केंद्राधिपति दोष। इसको मैं डीप में पढ़ाना है, बहुत सा सिंपल जो रूल है वो मैं यही बता देता हूं। केंद्र में शुभ ग्रह अपना शुभत्व फल खो देते हैं, यानी वो ना तो अशुभ फल देंगे ना शुभ फल देंगे। जैसे वो, जब आप टेस्ट ड्राइविंग के लिए जाएंगे ना अथॉरिटी, तो पुलिस वाले पूछेंगे आपसे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब पूछेंगे ढलान पर गाड़ी कौन से गियर में होनी चाहिए, आप बोल दोगे पहले दूसरे गियर में, तो आप फेल हो, लाइसेंस नहीं बनेगा आपका। आपकी गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, ट्रैफिक का ये रूल है, पढ़ लो आप। समझ रहे हैं, मैं वही रूल पढ़ा रहा हूँ यहाँ, मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ट्रैफिक वाला ही रूल लग रहा है। यानी वो ग्रह न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो शुभ फल देगा ना अशुभ फल देगा। बैठा है, ठीक है, आप आए हो, बैठे हो, चाय पियो पानी पियो, जाइए, आपसे कोई विशेष प्यार नहीं है। इसी तरह केंद्र में अशुभ ग्रह अशुभत्व का फल नहीं देंगे। केंद्र में, केंद्र क्या होता है, 1 4 7 10, तो अशुभ ग्रह भी न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ढलान में गाड़ी जो आती है, जब आप ट्रैफिक का, आप अभी गूगल सर्च कर लेना, जो मैं कह रहा हूँ ना ट्रैफिक का रूट पास होने के लिए, उसमें साफ लिखा हुआ है आपकी गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ, मैं कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात आप समझिए। तो गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, तो वही न्यूट्रल वाला है। अगर इस केंद्राधिपति वाले ग्रह का लिंक त्रिशडाय से हो गया, तो भैया बैंड बज गया आपका इस जन्म में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, केंद्राधिपति दोष वाले ग्रह का लिंक त्रिशडाय से हुआ तो उसने बैंड बजा देना आपका। अब मान लीजिए अगर वो शुभ ग्रह है और केंद्र का ही स्वामी है, यानी उसके दोनों भाव केंद्र में आने चाहिए, या एक भाव केंद्र का हो त्रिकोण का, तब तो आपको राजा बना देगा वो। अब राजा बना देगा, मीनिंग बदल जाएंगे। अब एक और ध्यान से सीखिए, राहु केतु आपको पता है सदैव वक्री होते हैं, सिंपल सी बात है। अब बाधक ग्रह जो होते हैं, अगर राहु केतु के साथ बैठे हैं, बाधक ग्रह कौन से, जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड बाधक ग्रह हुए। अब इनके स्वामी राहु या केतु के साथ बैठ गए तो बैंड बज गया सेकंड और सेवंथ हाउस का, और उस ग्रह के कारक तत्वों का भी। पहला पॉइंट। दूसरा, खरेश ग्रह भी अगर इसके साथ बैठ गया, या 64वें नम्मांश का स्वामी भी राहु केतु के साथ बैठ गया, या गुलिका राहु केतु के साथ बैठ गई, या गुलिका राहु केतु के साथ साथ राहु केतु गुलिका प्लस बाधक ग्रह, ठीक है, बाधक ग्रह मार्केश भी, मैंने मेरे मुंह से निकल गया, बाधक ग्रह मार्केश, इनके साथ ये कॉम्बिनेशन बन गए, ये कुंडली डैमेज हो चुकी है। पहले बता रहा हूं, जितने मर्जी राजयोग हैं वो आपके अपनी जगह हैं, उनमें से किसी एक की भी दशा आ गई ना, सारे राजयोग खंडित उसने कर देने, ये समझ लीजिएगा। अब आता है भवात भवात भावम सिद्धांत। क्या होता है भवात भावम सिद्धांत? ये होता है छठे से छठा,
समझ में आ रहा है? अष्टम से अष्टम। अब मान लो किसी का 11वें भाव में बैठे ग्रह की दशा आई। क्लियर? चूंकि वो छठे से छठा बैठा है। 11वां भाव क्या है? हमारी इच्छा पूर्ति। 11वां भाव क्या है? हमारा लाभ है। समझ में आ रहा है? तो हमको अगर लाभ हुआ ना, तो ये निश्चित मानिए साहब कि आपको रोग भी आएगा ही आएगा, कष्ट आएगा, क्योंकि भवात भावम सिद्धांत लग गया। छठे से वो छठा भी है। ऐसे कई सारे में मेरे को सिद्धांत पढ़ाने हैं। अब आते हैं उपचय भाव पे। उपचय होते हैं 3, 6, 10, 11। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। उपचय को कहते हैं श्री वृद्धि। चूंकि इसमें छठा और 10वां भाव जो होता है ना, एज पर नाड़ी धर्म त्रिकोण के अंग है, ये याद रखना, पैसे वाले हैं वो। और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति, पर ये उपचय हैं, ये याद रखना। थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है, चप्पलें तोड़वा देता अपनी दशा में। इतने एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपका करेज है। तो जब तक आप अपना करेज शो नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब मेरा रिदम बन गया, मैं बता ही देता हूं, शब्द आए तो। अगर कोई कहे जी अब सभी पराशरी एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस में राहु को बड़ा शुभ माना गया। ठीक है? अब ये मैं एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूं अपने उस कोर्स में, मैंने कहा ना मैं 30 कोर्सेस पढ़ाता हूं। अगर वो साउथ फेसिंग घर में रहता है तो उसकी लंका लग गई है, उसका कैरियर नहीं बनेगा, खत्म हो। जबकि राहु बहुत शुभ फल देता थर्ड हाउस में, लेकिन मकान उसका गलत था। तो डेप्थ ऑफ द डेप्थ मुझे क्लास में पढ़ानी होती है। यहाँ तो आपको मैं एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बहुत से लोग जानने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूँ जहां आपने 25-50 हजार रुपए फूके हैं ना, गलती से मेरे पास भी जुआ खेल लो 2-3 हजार रुपए का, मेरे कोण से 25-50 हजार रुपए वाले कोर्स। जस्ट प्ले अ गेम, तब आप जान पाएंगे। बाहर से कुछ नहीं जान पाएंगे। बथेरे इंक्वायरी, विंडो विंडो शॉपिंग वाले बहुत आते हैं मेरे पास, इंक्वायरी बहुत आती है विंडो शॉपिंग, डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। तो मैं रिजिड होकर ही आंसर देता हूँ। तो विंडो शॉपिंग है, मुझे पता है जिसने करना है। अब जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन्होंने तो कुछ नहीं पूछा, दे जस्ट मेक द पेमेंट एंड ज्वाइन द कोर्स, दैट्स ऑल। और किसी ने 20 क्वेश्चन पहले पूछने, भैया तू कहीं और कर ले, मेरे को बख्श दे। वो बेवकूफ हैं जिन्होंने पेमेंट करी है और एनरोल करा लिया अपने आप को। ऐसे थोड़ी होता है। आगे चलते हैं। छठा घर आपकी संकल्प शक्ति बताता है। तीसरा घर मैं क्या बोल रहा था? आपके एफर्ट्स। छठा घर आपकी संकल्प की शक्ति को दर्शाता है, आप में कितना संकल्प है। 10वां घर आपके कर्मों को बताता है, आप कर्म के प्रति कितने स्ट्रांग हैं। 11th हाउस आपके लाभ को बताता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति बताता है। अब आगे चलते हैं। जब भी उपचय भाव में पापी ग्रह बैठे हैं, तो वो परिश्रम ज्यादा कराएंगे और तभी फल देंगे। अब मान लीजिए किसी का बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा है, मान लीजिए बुध बैठा है, सौम्य ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा बैठा है, भैया ऐसा आदमी धूप में मेहनत नहीं कर सकता। उसे इसी कमरे में चला दो, टेबल कुर्सी पे बिठा दो, वो आपको जो है काम करके दे देगा, लेकिन वो धक्के खाने वाले काम नहीं कर सकता, क्योंकि सौम्य ग्रह बैठ गया ना उपचय में आकर के। शुभ ग्रह अगर उपचय में बैठेंगे तो वो आदमी हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, बात खत्म। तो हमको इस चीज को समझना है। क्लियर है? इस चीज को समझना है। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है कि काल पुरुष कुंडली से भी उपचय भाव होते हैं। काल पुरुष कुंडली से उपचय भाव तो वही है, 3, 6, 10, 11। अब इन उपचय भाव के स्वामी कौन बने? काल पुरुष कुंडली से बुध और शनि तो बने, और तो कोई नहीं बन सकता। सिंपल सी बात है। अब इनकी कुंडली में स्थिति कैसी है जो काल पुरुष के उपचय के स्वामी है? बात समझ लीजिए। मैं अपनी कुंडली ही बताता हूँ, क्लास में मैं पढ़ाता ही अपनी कुंडली से हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा है तेरी कुंडली ऐसी बनाई है भैया, यहीं से पढ़ा ले। मेरा लगने का लॉर्ड तीसरे घर में बैठ गया उपचय में, और काल पुरुष कुंडली से उपचय कौन है? वो भी बुध है। भाई साहब एफर्ट्स वो करा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब जैसे मैं डेमो में बड़ी कन्विंसिंग करने का प्रयास करता हूँ, अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तो कर्म गति तो मेरी बढ़ा दी ना उसने, उपचय में है।
अगर आप कहोगे कि मैं इजीली सारा कुछ कर दूं, वो संभव नहीं है, ये याद रखना। ये फर्क है थर्ड और 11th में। 11th में तो आदमी एफर्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा भैया इजी है तो बात कर, वरना जयराम जी की। थर्ड में फिर भी एफर्ट्स करना चाहिए। मेरा थर्ड में है ना, कर रहा हूं ना मैं एफर्ट्स, झूठ काहे को बोलना। सब लोग अपनी तारीफ करने के चक्कर में रहते हैं, अपनी कमियां भी बताओ यार। कमी तो तभी है ना, देखो भगवान का भी अवतार तभी होगा जब उसमें तमोगुण होगा। धरती आज्ञा नहीं देती। हमारा जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सत्य रज और तम गुण होते हैं। तो भगवान में भी तम गुण का अंश आएगा, नहीं तो धरती पे अवतार नहीं हो सकता। नियम है प्रकृति का, प्रकृति आज्ञा ही नहीं देती है। नियम को समझे, हम नियम को नहीं समझते, पर अपनी कुंडली का सोल्यूशन चाहते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। आप रूल को समझें और रूल को कुंडली पे अप्लाई करें, तो समझ में आएगी कुंडली। पर हम चलते उल्टा है। आगे चलते हैं। अभी मैंने उपचय कहा 3 6 10 11। अब इस उपचय पर 3 6 10 11 पर अगर बृहस्पति की दृष्टि आ गई, तो आपके एफर्ट्स नीचे की तरफ होंगे, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आएगा। बात क्लियर हो गई। आपके एफर्ट्स का सम्मान होगा, मान होगा। इस चीज को समझना है, उसकी वृद्धि कर देगा। अगर उपचय पर शनि भगवान की दृष्टि आ गई 3 6 10 11 पर, तो ये समझ लीजिए आपको जो भी काम करना है एकाग्रचित्त होकर के करना है, किसी की नहीं सुननी। एक होता ना, किसी बच्चे को आईएएस बनना है, आपने कई बार नहीं सुनी होगी, गरीब का बच्चा था आईएएस, वो 24 घंटे में से ना 26 घंटे पढ़ रहा है भैया, ऐसे नहीं बन गया वो आईएएस। हम क्या करते हैं, 4 घंटे पढ़ के कहते हैं जी हम तो आईएएस बनेंगे। धनिया आईएएस बनोगे तुम। और वैसे भी बता रहा हूं, द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज बीइंग कॉल्ड अ लीथल एस्पेक्ट। द थर्ड एस्पेक्ट, आई एम रिपीटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इज बीइंग कॉल्ड अ लीथल एस्पेक्ट। विध्वंसक होता है, चाहे वो उसकी अपनी राशि क्यों ना हो, चाहे अपनी राशि हो। शनि ने बैंड बजा देना है, पहले बता रहा हूं। कोई ये ना सोचे कि वो अपने घर को देख रहा है। थर्ड एस्पेक्ट सबसे भयानक होता है शनि महाराज का। अब मेरे देख रहे हैं ना, इले पो है प्रॉफिट, सीधी बात, नो बकवास। थर्ड एस्पेक्ट तो जहां मर्जी आ जाए उसमें गड़बड़ करनी ही करनी है। अब आते हैं, अब 6 8 12 के जो लॉर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चेंजेस लाते हैं। 6 8 12 के लॉर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। बात को समझिए, विशेषकर 12th वाला काफी चेंज लाता है। अब कैसे चेंज लाएगा मैं आपको सिखाता हूं। मान लीजिए किसी की कुंडली में 12वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठ गया, सिंपल। फिर से कह रहा हूं, 6 8 12 को समझा रहा हूं, ये किसी भी भाव में बैठते हैं तो क्या करते हैं। एक एग्जाम्पल से तो आपको समझाना है ना मुझे। 12वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठ गया, अब महाराज जी ने बिजनेस किया, ये समझ ले वो आदमी के बिना खर्चे किए उसका व्यापार नहीं चलेगा। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, वो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं किसी भी चीज का, और मिस्टर बी भी सेम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका 12वें घर का स्वामी 10वें घर में बैठा हुआ है, तो उन्हें खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे, तब उनका व्यापार चलेगा। आप कोई कहे कि मैं नौकरी करता हूं, तो भैया तुझे बस नहीं मिली ना, तो तुझे ऑटो से ऑफिस जाना है, वो कभी संकोच नहीं करेगा, करेगा खर्चा वो, ही विल नेवर माइंड ना, क्योंकि उसका 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। अगर वो जॉब में है तो वो ऑटो से जाएगा, मुझे टाइमली पहुंचना है यार। अगर किसी का नहीं बैठा तो वो तो बस नहीं मिली तो मेट्रो से जाएगा, लिफ्ट मांगता फिरेगा, वो जुगाड़ करेगा। पर जिसका 12th लॉर्ड 10th में बैठा है वो जुगाड़ नहीं करेगा। वो कहेगा यार मैं देर हो रही है मेरे को, मुझे ऑटो करना है, टैक्सी करनी है, ओला उबर कैब करनी है, मुझे तो पहुंचना है टाइम पे। तो ये डिफरेंस आएगा। अब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंदर, फिलहाल तो मैं यहाँ पर जो इसका ऊपरी भाग है वो बता देता हूँ। 3 6 8 12 मैं क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा। भाग्य भाव, दशम भाव, हरिद्वार गए उन्हें तो गंगा जी में विसर्जन कर दो। करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी 3 6 8 12 के बनाते हैं, ये बात समझ लेना। जितने करोड़पति अरबपति हैं ना, उनकी कुंडलियां चेक करो, बनाया ही उन्होंने ही है। 3 6 8 12 यही बनाएंगे करोड़पति अरबपति। बाकी वो होता क्या है कि अपन की वही एस्ट्रोलॉजी करनी है,
9वें घर का उपाय कर ले भैया, 10वें का कर ले, वो कर ले ना, इनको समझो, यही तुम्हारे को करेंगे, क्योंकि इनमें एक विपरीत राजयोग की शक्ति है। ये बनते कैसे हैं, इसके रूल क्या है, नियम क्या है, बहुत डिफरेंट है। इनके नियम को समझना बहुत जरूरी है हमको। बात क्लियर है? हमको ये बिना इसको समझे गड़बड़ कर देंगे। मोदी जी जो हैं, फिलहाल मोदी जी की जो कुंडली यूट्यूब पर आपको दिख रही है ना वृश्चिक लगन की, वो गलत है। मैं तो प्रणाम कर रहा हूँ सभी एस्ट्रोलॉजर को जो महाराज वृश्चिक लगन से ही मोदी जी का बढ़िया व्याख्यान कर देते। धन्य है वो दिव्य आत्माएं। वो है ही नहीं, उनका तुला लगन है। अरे भैया वो 8 को जब भी घोषणा करते हैं, तो पहले तो ये सोच लो ना, वृश्चिक लगन में क्या शनि योग कारक है? तुला लगन में योग कारक है यार। इतना डिफरेंस नहीं तुम्हें समझ में आया? आप दुनिया को साला वृश्चिक लगन से मोदी जी की कुंडली एक्सप्लेन कर रहे हो। मोदी जी शनि प्रधान व्यक्ति हैं, ये समझ में नहीं आया? मोदी जी इस समय चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर हैं, सभी विपरीत राजयोग उनके एक्टिव हैं, इसलिए हैं वो। कोई दशम भाव लगन लगनेश पर कछु नहीं देखना। उनके राजयोग जो बने हैं विपरीत राजयोग बने हैं, उसके विशेष रूल होते हैं। अगर वो रूल 100% वर्क करेंगे तभी आपको उसका राजयोग का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वो न्यून हो जाते हैं। मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, मोदी जी की कुंडली भी समझा दूंगा, मुकेश अंबानी की भी समझा दूंगा कि कैसे विपरीत राजयोग हैं, कैसे एक्टिवेट हो रखे हैं उनके। जब भी देखो, याद रखना, विपरीत राजयोग सदैव फल देते हैं, पर अगर गलती से उस ग्रह की दशा आ गई तो जयकारा, एक झटके में आपको अपलिफ्ट कर देंगे वो। सदैव याद रखिए, राजयोग कारक कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में हो, वो मरते दम तक फल देते हैं, पर दशा आने पर विशेष फल दिया करते हैं। नाउ वी आर कमिंग अप द डिस्पोजिटर थ्योरी। हम इसको इग्नोर करते हैं, डिस्पोजिटर थ्योरी को। अब मान लीजिए, अब एक एग्जांपल से सिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल आप देखिए, एक सेकंड रुकिए, किसी हाँ, चलिए ऐड कर दिया मैंने। हाँ, एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं और आप डिस्पोजिटर थ्योरी को समझिए कहाँ गलती होती है। मान लीजिए किसी का तृतीय भाव में कोई ग्रह बैठ गया, कोई ग्रह बृहस्पति बैठ गया मान लो, ठीक है जी। वो उच्च का होके बैठा है, अब आपको ये उच्च का दिख रहा है बृहस्पति। नाउ कम अप द डिस्पोजिटर थ्योरी। चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा मान लीजिए यहाँ बैठा है, आपको जी नहीं जी यहाँ बैठा है तो आपने ऐसे पढ़ा दिया। इसका जो डिस्पोजिटर है अपने भाव से छठा है, इसका जो डिस्पोजिटर है अपने भाव से अष्टम है। तो भाई साहब जहां इसका डिस्पोजिटर बैठा है, अब ये जुपिटर ने उस ढंग के फल देने, उस ढंग से फल देगा जुपिटर। छठे घर का अगर वो चंद्रमा बैठा है तो स्ट्रगल करा देगा बृहस्पति। उच्च का उच्च का कुछ नहीं है भैया, इस चक्कर मत रहना मेरा बृहस्पति उच्च का दशा आई है तो मेरे को सब मिल जाएगा, धनिया मिलेगा। अगर अष्टम होकर के बैठा है अपनी राशि से, वो इसका डिस्पोजिटर है ना, मकान मालिक, गड्ढे में बैठा हुआ है, ये गड्ढा है ये भी गड्ढा है, तो जो भी इवेंट बृहस्पति की दशा में होंगे वो ऑल ऑफ सडन होंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा। हमें क्या लगता है जी हम उच्च के ग्रह पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता भैया, डिस्पोजिटर थ्योरी लगेगी। आगे चलते हैं। इसी तरह हमें राहु केतु के भी डिस्पोजिटर देखने और समझने हैं। फिर मैं थोड़ा सा नक्षत्र के भी डिस्पोजिटर समझाऊंगा। अब सूर्य और चंद्रमा, क्या कहा मैंने? सूर्य और चंद्रमा, इससे 3 योग बनते हैं। एक बनता है अधम योग, जिसे निकृष्ट योग कहा जाता है, जो कैरियर में प्रॉब्लम देगा ही देगा। बाई चांस ये राजयोग मेरी कुंडली में है, अधम योग, बाई चांस, क्योंकि भगवान ने सभी राजयोग मेरी कुंडली में दिए हुए हैं। सबसे खराब अधम योग होता है सूर्य चंद्रमा का, दूसरा होता है मध्यम योग, तीसरा होता है उत्तम योग। उत्तम योग वाले जिंदगी में जल्दी सफलता पाते हैं, वो कैरियर से ही रिलेटेड विशेष फल देते हैं। क्लियर है? किसी भी ग्रह का नीच भंग होता है, कई नियम है, कई नियम है नीच भंग होने के, एक दो सिखा देता हूं।
कई नियम है, एक दो सिखा देता हूं। मान लीजिए यहाँ मंगल नीच का है, अब चंद्रमा साथ बैठ गया, मकान मालिक साथ बैठ गया, अब ये लक्ष्मी योग भी बन गया, अब ये इसका नीच भंग हो गया। मंगल किसकी राशि में उच्च को होता है? शनि में। तो शनि ने देख लिया, इसका नीच भंग हो गया, ये उच्च का होता है इसी की राशि में, उसने देख लिया। अब मान लीजिए चंद्रमा ने यहां से देख लिया, तब भी नीच भंग हो गया। मान लीजिए बृहस्पति साथ में बैठ गया मंगल के, तब भी नीच भंग हो गया। मान लीजिए बृहस्पति ने देख लिया, तब भी नीच भंग हो गया। फिर 10 to 12 रूल्स आर देयर नीच भंग के। बात क्लियर है? नीच भंग के ये सारे रूल हैं। आगे चलते हैं और बताने का मैं प्रयास करता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रिवील करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोई भी, मैं गर्व से कह रहा हूं, आपके 25-50 हजार रुपए की कोर्स में रिवील नहीं करेगा, वो है क्या? बृहस्पति की दृष्टि का असली अर्थ क्या है, आप पूर्व जन्म की क्या शक्तियां लेके आए हैं, या वो बृहस्पति क्या शक्तियां आपको दे रखी हैं, वो समझाया जाएगा। शनि का क्या अर्थ है, शनि की क्या शक्तियां हैं, शनि का क्या रूल है, वो चीज आपको समझाई जाएगी। असली अर्थ बताए जाएंगे। हम जो कहते हैं दृष्टियों का, वो दृष्टियों के मीनिंग अलग हैं, वो दृष्टियां अलग अलग तरीके से हैं। बात को आप समझ लीजिए। ये मैं इस क्लास में रिवील करूंगा। जैसे मैंने अपनी नक्षत्र की क्लास में ये सिखा दिया, एक सांस के अंदर टेक्निक पढ़ा दी। सब बोलते हैं फलाना ग्रह फलाने नक्षत्र में बैठा है तो उसके ये फल है, मैंने एक सांस में सिखा दिया, सीख लो। अब आप भी वीडियो बना लो, रील बना लो, कोई ग्रह इस नक्षत्र में बैठा है या उस नक्षत्र में बैठा है तो उसका क्या मीनिंग है, अब बता दो क्या दिक्कत आ रही है। सिखा दिया मैंने, क्योंकि कोई सिखाना नहीं चाहता। वो कोर्स क्या है? छोटा सा कोर्स था, 10 क्लासेस का, मैंने सिखा दी वो टेक्निक। अब आगे चलते हैं और आपको बताने का मैं प्रयास करता हूं और समझाने का। फिर आता है इसके बाद जोडियक साइन का हाउस रिलेशन समझाया जाएगा, कि कोई भी जोडियक साइन आ गया है तो उसका हाउस से क्या रिलेशन है। ठीक है। उसके बाद मैं पंचांग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ा सा समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। उसमें क्या आता है? तिथि का जन्म है, तिथि का संबंध है। अब आप देखिए, तिथि जो होती है वो जल तत्व की होती है, ठीक है, वार अग्नि तत्व के। क्लियर है? तो सॉरी, गलती है मेरी, आई शुड एडमिट इट। तिथि जल तत्व की होती है, वार अग्नि तत्व के होते हैं। हमें कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनका संबंध पॉजिटिव आया तो बहुत शुभ है। अगर इनका संबंध नेगेटिव आया तो आपके किसी से भी रिलेशनशिप बढ़िया नहीं हो सकते इस जन्म में, क्योंकि तिथि जल तत्व है, वार आपका अग्नि तत्व है। तो इसके अंदर अगर दोष आया तो बहुत तगड़ा दोष आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जन्म तिथि के बारे में आपको पूरी व्याख्या दी जाएगी। फिर उसके बाद योग के बारे में व्याख्या दी जाएगी कि आप किस योग में पैदा हुए हैं, कैसे कैसे योग लेकर के आए हैं। तो जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे, कोई प्रीति योग में पैदा हुआ है, कोई आयुष्मान योग में पैदा हुआ है, बात समझ रहे हैं? इन चीज को समझिए। अब ये योग बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मैंने समझाने हैं आपको पंचांग के। तिथि का मैं एक एग्जांपल देता हूं, भगवान श्री राम का ही ले लेना। रिक्ता तिथि पे पैदा हुए थे। रिक्ता तिथि कौन सी होती है? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। भगवान श्री राम चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथो। जब भी आप रिक्ता तिथि को पैदा हुए हैं तो आप कर्ष लेकर पैदा हुए हैं, वो भुगतना है इस जन्म में। और कुंडली भी खराब है, फिर तो जय श्री राम है, आपका हो गया, आपका जय श्री राम इस जन्म में। आपका जन्म सिर्फ आधार कार्ड, वोटिंग आईडी कार्ड के लिए हुआ है, और किसी काम के लिए नहीं हुए आप। उसके बाद आता है योग। जैसे मैंने आपको बताया, एक योग मैं थोड़ा सा एग्जांपल देने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई आदमी विश्व कुंभ योग में पैदा हुआ है, ठीक है, तो मन से उसके अंदर चालाकी नहीं जा सकती।
वो पैदाइशी क्लेवर है। बात खत्म हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, समवन इज बॉर्न इन विषकुंभ योग। भैया आज के घोर कलयुग में ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव नहीं मैं मानता, इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। चालाकी होना जरूरी है ना, आप चालाक नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो विषकुंभ योग में क्या है, विषकुंभ योग वाला डॉक्टर भी बनता है। भैया पॉइजन अगर किसी को सांप काट जाए तो डॉक्टर भी सांप वाला इंजेक्शन लगाता है, वो कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाता। समझे यार। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपको करण पढ़ाए जाएंगे। करण क्या है, करण जैसे मान लीजिए आपका जन्म बव करण में हुआ, पहला एक है बव करण। बव करण के देवता क्या है, इंद्र देवता। आपके तिथि के भी देवता होते हैं, बात समझ रहे हैं। तिथि देवता को प्रणाम करना। आप पैदा हुए बव करण में, ठीक है ना। जैसे नवमी के भगवान श्री कृष्ण जो है पूजा करते थे, ओ सॉरी श्री राम पूजा करते थे दुर्गा की उपासना। आप बब करण में पैदा हुए, इसके देवता इंद्र, तो आप जो भी पूजा करते हैं तो इंद्र देवाय नमः बोलिए, प्रणाम करिए, अपने बब करण को भी एक्टिवेट करिए, उसके पॉजिटिव रिजल्ट लीजिए, हमें उसके लाभ भी तो लेना है। इस आदमी में परिवर्तन का गुण रहता है, बाल्यावस्था में स्वावलंबी वाली डोर पकड़ लेता है, मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए ही चाहिए। बात क्लियर है। ऐसे बब करण वाले जब तक कार्य सिद्ध नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे, बुद्धि कुशाग्र होती है, शत्रु इन्हें इजीली डिफीट नहीं कर पाते। इफ अ पर्सन इज बॉर्न इन बव करण, कभी भी ये धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे, दोज हु आर बॉर्न इन बव करण। बात क्लियर है। जीवन का बचपन और बुढ़ापा, इन दो हिस्सों में इन्हें कष्ट देखना ही देखना है, कम या ज्यादा वो अलग बात है, पर कष्ट जरूर आएगा, बचपन में भी और बुढ़ापे में भी। तो ये पंचांग के अंग है जो मेरे को पढ़ाने हैं आपको क्लास में। फिर आएगा वार जन्म भी आएगा। आप शनिवार को पैदा हुए हैं, कौन से वार को पैदा हुए, अब मान लीजिए आप में से कोई संडे को पैदा हुआ है, तो उसके अधिकारी कौन बने वार के, सूर्य। तो आप ईगो लेकर के पैदा हुए, बात खत्म। आपके अंदर पैदा होते चाहे आप बच्चे हैं, आप में पिता वाला गुण है, जैसे नाड़ी में कहा जाता है। तो मैं नाड़ी चल रहा है मेरा कोर्स अभी, 5 क्लासेस हो गई हैं, 5 अभी रनिंग में है, मंडे से शुरू होंगी, कल से। तो वो सूर्य पिता भी है पुत्र भी है। तो यानी वो जो रविवार को पैदा हुआ है उसमें पुत्र और पिता दोनों गुण लेके आया है, ईगो तो लाया ही लाया है। बात समझ में आ रहा है। और निडरता बिल्कुल जबरदस्त रहेगी, निर्भीक रहेगा, डरने वाली बात नहीं रहेगी। फिर आता है आपको पढ़ाया जाएगा कारको भाव नाशाय। वो कैसे एक्टिवेट होता है कारको भाव नाशाय, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। पंचम भाव में बृहस्पति अकेला बैठ जाए, क्योंकि बृहस्पति संतान का कारक है और पंचम भाव संतान का भाव है। बात क्लियर हो गई। तो क्या हुआ, अकेला बृहस्पति पंचम भाव में बैठे, कंडीशन है अकेला चाहिए हमें, कोई दूसरा ग्रह नहीं है। तब बृहस्पति को कारको भावनाशाय का दोष लगेगा। बात क्लियर है। इसके अलावा D1 का लगन कुंडली का 10th हाउस समझाया जाएगा, जो मैं क्लास के अंदर आपको इतने बेहतरीन तरीके से सारी चीजें टेक्निक मेरे को रिवील करनी है जो कभी रिवील नहीं की गई। मेरा उद्देश्य है, चूंकि मैं स्वयं शनि की दशा में हूं, शनि इज द कारका ऑफ ट्रेडिशन। याद रखिए, जब भी आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे आपके डाउट सदैव क्लियर होंगे। दूसरे प्रकार की एस्ट्रोलॉजी होती है राहु टाइप की। राहु टाइप की पता कौन सी एस्ट्रोलॉजी होती है, 11वें घर में राहु बैठा है तो आप शॉर्टकट देखेंगे, राहु से या शुक्र जहां बैठा है वहां से 5वां भाव देखिए। भैया रूल तो पता नहीं, बस 5वां भाव ही देख रहे हो आप, तो इसे कहते हैं राहु वाली एस्ट्रोलॉजी। समझ में आया। बृहस्पति से पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठा है, बृहस्पति खराब हो गया। अरे भैया तुम रूल बताओ, रूल क्या लगा, रूल को समझना हमें। तो ये चीज है,
10th हाउस हमारा कैरियर भी है, 10th हाउस हमारा कर्म भी है। हम कर्म को किस प्रकार करते हैं, क्या उसका मोटिव है। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, D1 में 10th हाउस। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया। सिंपल, अगर किसी का हो तो शेयर कर लेना। तो इसका अर्थ है वो आदमी खुद से रिजाइन करेगा। जो उसका नेटिव प्लेस है, फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 10th लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस, द पर्सन विल रिजाइन हिमसेल्फ। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति बॉम्बे में पैदा हुआ है, तो बॉम्बे में या दिल्ली में पैदा हुआ या बेंगलोर में, तो ये उसको पीड़ा देगा नौकरी में, स्टेबिलिटी नहीं देगा, अनस्टेबिलिटी दे देगा, क्योंकि वो त्रिक भाव में बैठा है। 6, 8, 12 भाव को त्रिक भाव कहते हैं। समझ में आया। अब वो बेंगलोर में पैदा हुआ है और बॉम्बे में नौकरी करेगा, अब वो स्टेबिलिटी दे देगा, क्योंकि वो बाहर चला गया। आपका 10th हाउस 12वें घर में, बाहर, 12वां मतलब बाहर, तो आप अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, अब वो स्टेबिलिटी दे देगा। समझ में आया डिफरेंस। तो ये चीज है। अब मैं फिर से लास्ट एक बार बता रहा हूं, जिन किसी को कोई क्वेरी पूछनी है कैमरा ऑन करके पूछ लीजिएगा। देखिए ये कोर्स स्टार्ट होगा कल 29 अप्रैल को। ये स्टार्ट होगा आपका 8 से 9 PM पर, क्योंकि 9:30 मेरी नाड़ी की क्लास चल रही है। तो 8 to 9 PM है, 10 क्लासेस रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे रहेगा, ठीक है। आपको क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, ठीक है जी। लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैं किसी को म्यूट नहीं करता क्लास में, कोई मुझे बीच में भी टोक के पूछ सकता है कि साहब मेरे को ये समझ नहीं आया। उसके बाद क्या है, इसकी जो फी है, मैंने नॉमिनल फीस रखी है 3711 ओनली फॉर द 10 क्लासेस। देखिए सदैव याद रखिए, कभी भी धन की तुलना ज्ञान से नहीं होती। अगर ज्ञान उत्तम है तो कितना भी पैसा देना पड़े तो खर्चिए। क्या, मैं तो नॉमिनल रखा हूँ। क्लियर है। अब जिसने भी पूछना है मेरे से, अपने आप को अनम्यूट कर ले, मेरे से पूछ सकते हैं। यस मिस्टर मालूश जी, बोलिए। अनम्यूट योरसेल्फ मिस्टर मालूश। मालूश जी अपने आप को अनम्यूट करिए। मालूश सर, सुनील शेट्टी जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए जब तक मालूश जी करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ा था, तो प्लीज आप रिप्लाई कर दें। मेरे को रेमेडी वाला कोर्स एक्चुअली मेरे से मिस हो गया, तो मैं चाहता था कि उसमें एनरोलमेंट ले लेता। सर वो तो अभी मेरे ख्याल 2 महीने लगेंगे या 1.5 महीना लगेगा, अभी तो अच्छा, नहीं। नहीं मैं तो 30 आपने कोर्स सर, पढ़ा आपने रहा उसमें, हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग सेशन सर आपके अवेलेबल हैं हूँ। उसके तो अंदर? सेम प्राइस पर रहेगा सर, मैं यहाँ पे भी नहीं, ऑफर। मैं कोई कोई इशू नहीं है। आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे उसका अभी रिप्लाई कर देना, क्योंकि हाँ मैं मैं कर उसको दूंगा सुनना सर। चाहता हूँ सबको। सुनील सर हाँ अभी इस क्लास के बाद आपको मैसेज आ जाएगा। और बताएं हाँ, सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। हाँ जी, मालूज सर बोलिए सर। सर मैंने अभी तक आपका 20 कोर्स किए हैं और 2-3 रिपीट भी किए हैं। अभी ये दोनों कोर्स में मैं एनरोल हो रहा हूँ। थैंक यू सर। और थैंक यू सर। आपका पढ़ाने का टेक्निक बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सर। हाँ जी भावना जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। सर ये जो इस वाले कोर्स के लिए अगर एनरोल करना है तो ये बेसिक जो वैदिक के जो फर्स्ट 4 लेवल्स है वो आने चाहिए पहले, क्योंकि मैंने आपका फर्स्ट वाला लिया हुआ है रिकॉर्डिंग बस। नहीं फर्स्ट नहीं है। देखो सूत्र तो इजी वे हैं। अब पहले तो ये बताइए कि जो मैंने पढ़ाया कुछ समझ आया, ये बता दीजिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। बस तो फिर आप पढ़ सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक कोई है, तो दिक्कत मैं इन नहीं, दो। मैं बड़े इजी वे में पढ़ाता हूँ ना, बड़े स्लो प्रोसेस में पढ़ाता हूँ। अपने को हपड़ ठीक है, धपड़ नहीं करनी है पढ़ाने में। ठीक ठीक है। है सर। आप व्हाट्सएप में डिटेल डाल देंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली प्राइस लिखना भूल गई। या तो दोनों कोर्सेज के आप प्राइस शेयर कर दीजिए दोबारा। हाँ प्राइस मैंने बताया है। पहला कोर्स जो था रेट्रोग्रेड का वो है 2345 ओनली, 5 हाँ क्लासेस। जी। इसका है 3711, 10 क्लासेस हैं और लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है। अगर कहा है तो ओके, लाइफ टाइम के लिए कैलकुलेटर। रहेगी। ठीक है। राइट यस सर। ज्योति आदित्य जी कैलकुलेटर अभी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। कैलकुलेटर। सर मैंने भी आपके 2-3 कोर्स किए हैं और इससे पहले मैं कई कई बैकग्राउंड से कोर्स करके आ रही हूँ। और मुझे जो
सर्टिफिकेशन, मतलब संतुष्टि एकदम से मिली। आपके पढ़ाने का तरीका, हर कुछ आपका बहुत बेस्ट है सर, बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हो आप। धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे को इतना मान दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सर बहुत ही अच्छा है, इसका मैं मतलब एकदम बोलूंगी, जो भी आपका कोर्स एक बार कर लेगा ना, वो दोबारा कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू। 100% true. I agree with you. थैंक यू Best, भावना sir. जी, टू यू। थैंक यू। Thanks a lot for joining this webinar. Have a good day. Thanks a lot once again to all of you.